कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। आप वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? मुकेश अंबानी का अगर वक्फ बोर्ड बोलता है दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, गिव्स द पावर टू वक्फ बोर्ड टू डिक्लेयर एनी लैंड एज वक्फ प्रॉपर्टी। द्वारका श्री कृष्ण जी की भूमि, वो बोलते हैं कि बेट द्वारका का लैंड वक्फ। गृह मंत्री आज चाहे तो वक्फ की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते, प्रधानमंत्री आज चाहे तो वक्फ की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। हैदराबाद बेंगलोर में एक केस आया था जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर 7 स्टार होटल मेरियट खड़ा था। बट जस्ट सी जो 8 PM टीवी डिबेट्स और वो सब होते हैं, वो सास बहू सीरियल से कम नहीं लगता। चाइना के राइस और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आज भारत का स्थान कहाँ पे है? इंडिया विल नॉट नेगोशिएट एट द गन पॉइंट। मैं समझता हूँ अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें जो 2 पावर के केंद्र बिंदु बनेंगे वो होंगे चाइना और इंडिया। इंडिया इज स्लोली पिकिंग अप द पेस बिकॉज वी हैव अ डेमोग्राफिक एडवांटेज ओवर चाइना। रशिया को मैं भारत का ओजी बेस्ट फ्रेंड कहूँगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है टेडेक्स स्पीकर, यूथ पार्लियामेंट्रियन और इलेक्शन कमीशन के यूथ एम्बेसडर, और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल मुद्दों पर। हेलो हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। इट्स बीन माय प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सो स्टार्ट करें। आप हमें ये बताइए कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। आज आप देखिए सब लोग कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारी सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हमारी हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारे देश में भी क्लेanलीनेस हो, सब चीज़ में लोग कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करेंगे। एवरीबडी वांट्स चेंज बट नोबडी वांट्स टू चेंज। आज अगर आपको सिस्टम बदलनी है तो आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। ट्रू। और सिस्टम का पार्ट बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके चुनाव लड़ो, नहीं। क्या आप वोट देते हो? क्या आपको पता भी है कि आपके जो क्षेत्र है उसका सांसद या विधायक कौन है? मैं आप बोलता हूँ 10 में से 8 लोगों को नहीं पता होगा। ट्रू। अगर आप अकाउंटेबिलिटी मांगोगे तो ही तो आपको सामने अकाउंटेबिलिटी मिलेगी ना। फिर हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, यहाँ पे करप्शन है, ये है वो है। अरे भाई, आपको पता है कि देयर इज समथिंग नोन एज RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज अ फंडामेंटल राइट जो भारत सरकार ने हर नागरिक को दिया है। आज अगर आपको नरेंद्र मोदी की गाड़ी कितना पेट्रोल का खर्च वो कर रही है, वो भी आप पूरा निकलवा सकते हो गवर्नमेंट से। बट क्या कभी हमने किसी ने ये इस्तेमाल किया है? नो। नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें लगता है कि ये पॉलिटिक्स तो मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट इज अ नीश हॉबी फॉर अंकल्स, राइट? इट इज समथिंग जो हर कोई को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, स्पेशली यूथ को। True. वी आर द फ्यूचर। सो मेरा तो पहले से इसमें इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग माई कंट्री टू चेंज, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग माई सिस्टम टू चेंज, देन आई बिलीव आई हैव टू टेक कॉन्शियस एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन द सेम। ट्रू। इतने कम एज में आपके पास इतने सारे अचीवमेंट हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, अचीवमेंट्स तो मतलब क्या ही इसको अचीवमेंट बोलोगे आप। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया, वकार यूनिस और ऐसे महान पाकिस्तानी बॉलर के सामने खेला। बेंगलोर में 14 साल के बच्चे सैटेलाइट बना रहे हैं, इसके सामने मैं तो सर कुछ भी नहीं हूँ। आई फील आई एम येट टू रियलाइज माई फुल पोटेंशियल, और अभी तो लाइफ में बहुत यूज करना है। बट या डेफिनेटली एज इज जस्ट अ नंबर, एंड एनीवन हु इज थिंकिंग देयर एज कैन बी अ बैरियर कुछ करने में या कुछ हासिल करने में, then I'm sorry, you are just making excuses. आप इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, Yeah. तो आप ऐसा क्यों है कि आज भी इंडिया में 65 to 70% ही पीपल्स वोट करते हैं? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। इंडिया में इश्यू ये है कि हम इलेक्शंस को सीरियसली लेते ही नहीं है। इंडिया में ज्यादा लोग रियलिटी शोज जैसे कि बिग बॉस और इंडियन आइडल के ऑनलाइन पोल्स में वोट करेंगे, बट इलेक्शन लाइन में खड़ा रहना है, अरे यार कौन खड़ा रहे। हम कोल प्ले की टिकट लाइन या क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट लाइन में खड़े रहेंगे, बट इलेक्शन की लाइन में खड़ा रहने में बहुत ही हमको परेशानी हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि आज हमारी लाइफ का हर एस्पेक्ट इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। आप जिस रोड से चलते हो वो रोड ठीक से बना ही नहीं बना। उस रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी या स्कूटर से चलते हो तो गाड़ी और स्कूटर का दाम क्या है, आप जो खा रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, हर चीज इलेक्शन के आउटकम से इन्फ्लुएंस होती है। कौन सी सरकार आएगी, उसकी क्या पॉलिसी है, और हम उसको सीरियसली लेना ही नहीं है। इंडिया में इश्यू क्या है पता है?
हमको ना जो भी चीज आसानी से थाली में परोस के मिल जाती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। ट्रू। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर पहले से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है। सभी लोग को वोट देने का अधिकार है जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, फिर चाहे वो महिलाएं है, चाहे वो पुरुष है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग, कोई भी। ये हम जो वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना करते हैं, फ्रांस में वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी महिलाओं को स्ट्रगल करने पड़े थे, रिप्रोटेस्ट करने पड़े थे, तब जाके उन्हें मिले थे। ये तो हमारा सौभाग्य है। वी कॉल आवरसेल्व्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारी इलेक्शन कमीशन कितनी मेहनत करते इलेक्शन करने में, आपको पता है? जूनागढ़ में एक ऐसा बूथ है जहां पे सिर्फ एक वोटर है। एक वोटर के लिए पूरा का पूरा बूथ लगाया जाता है ताकि वो वोट दे सके। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जहां वो पहाड़ के ऊपर गांव है, वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो 2 दिन लगते हैं उधर पैदल घोड़े के ऊपर जाने के लिए। 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, 4 दिन बिगाड़ के भी वहां पे इलेक्शन बूथ लगाया जाता है ताकि उस गांव के लोग वोट कर सके। हमारी इलेक्शन कमीशन इतना कुछ कर रहे हैं बट लोगों को इलेक्शन सीरियसली लेना ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है और युवा वर्ग को आने आना चाहिए। हमारी 65% पॉपुलेशन इज 35 बिलो 35 एज। ट्रू। So such a youth country should take elections very seriously. लाइक भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में पिछले सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं Yes. और मे बी आगे आने वाले भी हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? So अगर पिछले कुछ साल की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई चेंज आया है तो वो है सेंट्रलाइज लीडरशिप। हाँ, जब देखिए हर चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जाता है, चाहे वो विधानसभा का हो, पंचायत का हो, म्यूनिसिपालिटी का हो, हर चुनाव में लोगों को नहीं पता कि वो किस सांसद या किस प्रधान के लिए वोट दे रहे हैं, हम तो बस मोदी को वोट दे रहे हैं। तो दिस इज अ शिफ्ट, अ टैक्टिकल शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, जहां पे एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ पावर की तरह हम बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय की ये मुझे याद दिलाता है। दूसरा जो चेंज इंडियन पॉलिटिक्स में आया है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ही कम हो चुकी है। पहले क्या होता था पता है? इलेक्शन और पॉलिटिक्स ना फिक्स फॉर्मूला से चलती थी कि जैसे बिहार है तो इक्वेशन होगी कि मुस्लिम यादव लालू प्रसाद को वोट करेंगे, महादलित ओबीसी नीतीश कुमार को वोट करेंगे, Sure. गुजरात है तो पटेल बीजेपी को वोट करेंगे, कोली और ट्राइबल लोग हैं वो कांग्रेस को या एनसीपी को वोट करेंगे। अभी ये नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लोग काम के ऊपर वोट कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ पूरी तरह खत्म हो चुका है, अभी भी ये होता है बट बहुत हद तक पोस्ट मोदी रजीम ये कम हो चुका है कि लोग अपने रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज उससे ऊपर आके वोट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूँ। तीसरा और सबसे जो एक हम बोल सकते हैं कि दुखद पूर्ण बदलाव जो भारतीय राजनीति में आया है वो है अपोजिशन का धीरे धीरे साफ सफाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी 60 साल तक जिसने राज किया, पिछले 2024 को छोड़ के 2014-2019 में 60 सीटें भी नहीं मिली उसको। सोचिए ये कितना बड़ा डिक्लाइन है कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस नहीं है, सारी अपोजिशन पार्टी देख लीजिए। अभी अपोजिशन का एक तरह से जो एक अपोजिशन का जो काम होता है कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराना, सरकार को चुनौती करना, वो एक स्ट्रॉन्ग फाइट नहीं दे पा रही हमारी अपोजिशन, इज व्हाट आई बिलीव। सो ये कुछ चेंजेस है। लाइक आपने नाम लिया बिहार का, बिहार में आज भी कास्ट के ऊपर वोट होता है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन इज इलिटरेसी, निरक्षरता। दिक्कत क्या आती है बिहार जैसे राज्य में? क्योंकि बिहार का कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। बिहार में ज्यादातर लोग अभी भी कृषि प्रधान राज्य है, ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम करते, खेती करते, तो वहां पे लोगों को पोलराइज करना बहुत ही इजी है। वहां पे ट्रेडिशनली, ये ऐसा नहीं कि कई अभी नई नई कोई बात है, इंडिपेंडेंस के टाइम से बिहार की राजनीति ऐसे ही फंक्शन की है और इसको चेंज करने के लिए, इससे मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारे नए लीडर जैसे प्रशांत किशोर और वो सब है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत हद तक बदले। प्रशांत किशोर की अपील इस कि आप अगर वोट देने जा रहे हो तो आप जाति देख के मत वोट देने जाओ। आप वोट देने जा रहे हो तो आप अपने बेटे या बेटी का मुंह देख के वोट देखने जाओ। True. मैं जिसको वोट दूंगा उसके काम के ऊपर से ये मेरा जो घर का लड़का है लड़की है उसका भविष्य तय होगा। तो बहुत हद तक ये चेंज आ रहा है बट मैं समझता हूँ इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा। आप रीजनल पार्टी को नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि रीजनल पार्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है
क्योंकि जो लोकल इश्यूज है, जो रीजनल कल्चरल इश्यूज है, वो क्योंकि हम इतने डाइवर्स कंट्री है, हर स्टेट के अंदर भी मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल ट्रेडिशन है, तो कोई एक नेशनल पार्टी ये सारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर नहीं कर सकती। जैसे तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज का इश्यू है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स का इश्यू है, तो ये कोई एक पार्टी इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती। पर जो रीजनल पार्टीज है, जो तमिलनाडु की या जो नॉर्थ ईस्ट की, वो इसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द सिंपल रीजन कि दे कैन रेजोनेट विद देयर लोकल पीपल मोर। सो रीजनल पार्टी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जब हम बात कर रहे हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन, और जो एथनिसिटी, जो हम इंडिया का जो कोर जिसको हमें प्रिजर्व करना है, उसकी जब बात आ जाती है। ट्रू। आप वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? बहुत ही बर्निंग ये इश्यू है। सो वक़्फ़ एक ऐसी सिस्टम हमने क्रिएट कर दी है। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ वक़्फ़? वक़्फ़ मतलब मुस्लिम का जो रिलीजियस और चैरिटेबल सारा प्रॉपर्टीज़ है, उसको मैनेज करता है वक़्फ़ बोर्ड। एक ऑल इंडिया वक़्फ़ बोर्ड होता है और हर स्टेट का खुद का स्टेट वक़्फ़ बोर्ड होता है। ट्रू। अभी ये वक़्फ़ बोर्ड को इतना पावर दिया गया है, इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन पावर दिया गया है, सेक्शन 40 ऑफ वक़्फ़ एक्ट गिव्स द पावर टू वक़्फ़ बोर्ड टू डिक्लेयर एनी लैंड एज़ वक़्फ़ प्रॉपर्टी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड और जुडिशियल ओवरव्यू। आज आके अगर वक़्फ़ बोर्ड बोलते हैं कि ये स्टूडियो उनका है, तो ये स्टूडियो उनका, और हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में। जनरली अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो वो कोर्ट में लड़ा जाता है, राइट? यू कैन नॉट चैलेंज वक़्फ़ क्लेम्स इन कोर्ट। ये कैसे सिस्टम है भाई? तो फिर कोर्ट का क्या काम है हमारे देश में? वक़्फ़ के जो केस है, जो डिस्प्यूट है, उसको कहाँ सुना जाएगा? वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में। क्यों भाई वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा? हमने एक क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी क्रिएट कर दी है विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। हाउ अनफेयर इज़ दिस? और ज़रूरत क्या है मैं बोलता हूँ ऐसे सिस्टम की? आपको पता है सीरिया, टर्की, इराक, ऐसे जो प्रॉपर इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी वक़्फ़ जैसी कोई सिस्टम नहीं है। ट्रू। वो अपने आप को सेक्युलर देश बोलते हैं भाई। इंडिया में तिरुपति मंदिर हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू करता है, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर होगा। सभी मंदिर जो है हिंदू मंदिर, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो फिर इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ को ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों देना है? और आपको पता है ये वक़्फ़ का, जब मैंने सेक्शन 40 का ज़िक्र किया कि कोई भी लैंड में क्लेम ठोक सकते हैं, इन लोग ने कैसी-कैसी लैंड में क्लेम ठोका है। मुकेश अंबानी का अगर वक़्फ़ बोर्ड बोलता है दिस इज़ अ वक़्फ़ प्रॉपर्टी एंटिलिया। सूरत में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में वक़्फ़ बोलता है कि दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी। बेट द्वारका, जहाँ पर द्वारका श्री कृष्ण जी की भूमि, वो बोलते हैं कि बेट द्वारका का एलियन वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। ये मतलब क्या चल रहा है ये देश में? आज से कुछ दिन मतलब लाइक कुछ साल पहले जो उसका टोटल नेटवर्थ था वो 250 सी और समथिंग था, Yes. लेकिन आज 1000 करोड़ है। एग्जैक्टली। वक़्फ़ सर, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर इन आवर कंट्री। फर्स्ट आता है रेलवेज़, सेकंड आता है डिफेंस, थर्ड इज़ वक़्फ़। सोचिए, इट इज़ मुस्लिम को माइनॉरिटी रिलीजन बोलते हैं ना, बट थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री इज़ वक़्फ़। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है मिसयूज़ सर। आप देखिए, उसको आप किसी बॉडी को इतना पावर दे रहे हैं कि वो उसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको सरकार भी कुछ नहीं बोल सकती। ये जो सेक्शन 40, इट गिव्स देम द पावर दैट देयर जजमेंट इज़ बाइंडिंग टू ऑल द अथॉरिटीज़। कोई कुछ नहीं कर सकता। गृह मंत्री आज चाहे तो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री आज चाहे तो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। वो जैसे चाहे कोई भी प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर, एंड we call ourselves a democratic secular country. ट्रू। This is not democracy by any means. आपको लगता है कि ये बिल अमेंडमेंट होने की ज़रूरत थी? अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, सरकार ने जिस तरह ये पूरा जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है मोदी सरकार ने, वो मैं समझता हूँ परफेक्ट है। इसमें इन्होंने बोला है कि कलेक्टर को पावर दी जाएगी, जो इसके अपील से वो हाई कोर्ट में की जाएगी, तो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ये जो धर्म के नाम पर जो धंधा चलता था कुछ लोगों के द्वारा, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, बट धर्म के कुछ ठेकेदार होते हैं, हर धर्म में होते हैं, जो अपने आप को धर्म की रक्षा के नाम पे अपना कारोबार चला रहे होते हैं। तो ये लोग का जो धंधा है, वो बहुत हद तक बंद होगा। लाइक जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो मुस्लिम्स हैं, उनको तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं होता होगा? माइनॉरिटी बोलने का मतलब हुआ कि जो छोटे स्तर पे हैं, उनको तो सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है। वही बात है ना, आप सोचिए ये प्रॉपर्टी क्यों दी जा रही है? ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है,
ये सारी प्रॉपर्टीज वेलफेयर के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट की जाती है, बट चैरिटी तो कोई हमको दिख नहीं रही है। हैदराबाद बेंगलोर में एक केस आया था जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर 7 स्टार होटल मेरियट खड़ा था। अरे आपको डोनेट की गई है कोई लैंड, तो उसको उस अनाथ आश्रम बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, आप पैसे कमा रहे हो उससे। तो दिस इज नॉट the purpose, the original purpose of charity, and no religion subscribes to this model of commercializing things in name of religion. ट्रू। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मतलब मेजॉरिटी में भी मुस्लिम्स हैं, वो लोग इसके सपोर्ट में ही हैं, क्योंकि होना चाहिए था। क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों को इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बिल्कुल नहीं मिल रहा था सर, और सबसे ज्यादा अगर कोई इसके फेवर में है तो वो है मुस्लिम महिलाएं। क्योंकि आपको पता है ये जो वक्फ एक्ट था वो क्या बोलता था कि अगर कोई भी मुस्लिम प्रॉपर्टी है उसका कोई मेल जो उत्तराधिकारी है वो नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी वक्फ को चली जाएगी। ट्रू। अगर बेटी है या बहू है तो उसको नहीं जाएगी, वक्फ को जाएगी। ठीक है, तो वुमेन के पास से जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो बिल्कुल एक तरह से छीन लिया गया था। और मोदी सरकार जो अमेंडमेंट ला रही है उसमें उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी बेटी है, आपका बहू है, तो आप उसको भी प्रॉपर्टी राइट दो। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का बेनिफिट होगा इससे तो वो है वुमेन, मुस्लिम वुमेन का बेनिफिट होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक हॉट टॉपिक है और हमेशा चर्चा में बनी रहती है। आपके पीछे इसका राय क्या है? सर, वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत ही सिंपल फंडा है। हम पॉलिटिशियंस को क्यों चुनते हैं? ताकि वो हमारे लिए पॉलिसी बनाए, ताकि वो हमारे देश के प्रगति के काम करे। आज देखिए आप नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा इलेक्शन खत्म होता है तो महाराष्ट्र इलेक्शन आ जाते हैं, उसके चुनाव में बिजी हो जाते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन खत्म होता है, दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन आ जाते हैं, दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन आया, अभी थोड़ी देर में बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। इतने राज्य है, इतनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इतनी पंचायत है, इतना जिला परिषद है, हम इलेक्शन एक के बाद एक के बाद एक, वो डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन, कितना पैसा वेस्ट होता है। एक लोकसभा इलेक्शन कराने में 1,35,000 करोड़ रुपीज वेस्ट होता है। वेस्ट नहीं बोलूंगा बट खर्च होता है। चलो, इंडिया का एजुकेशन बजट ही 1,28,000 करोड़ है सर। और ये तो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन, ऐसे तो कितने इलेक्शन है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। अगर हम सारे ही इलेक्शंस को एक साथ कर ले तो एक तरह से जो टाइम प्रचार में नेता बिगाड़ रहा है वो टाइम पॉलिसी मेकिंग या कुछ प्रोडक्टिव चीज करने में लगाएगा। जो पैसा कैंपेनिंग में वेस्ट हो रहा है बार बार, वो पैसे से हम कोई सड़कें बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्कूल अस्पताल बना सकते हैं। ट्रू। तो बिल्कुल ही एक तरह से मैं बताना चाहूंगा कि मोदी had envisioned this concept of one nation one election and a lot of opposition is there कि नहीं ऐसा नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करेगा ये वो। व्हाट आई बिलीव इज, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू हुआ था, सारे इलेक्शन एक साथ ही होते थे। ट्रू। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कुछ सोच के देश का स्ट्रक्चर बनाया होगा, उन्होंने तो कोई गलत, तो उनको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो वन नेशन वन इलेक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली एंड एज सून एज पॉसिबल। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए देश का फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया का यूज़ करती है, तो कहीं न कहीं रियल इश्यू है वो जो पब्लिक में नहीं पहुँच पाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं ऐसा मानता हूं कि फ्री मीडिया इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। आज हम देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी पोजीशन 160th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और हम अपने आप को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हैं। इंडिया में इश्यू ये है कि मीडिया इतनी सेंसर की जाती है, इतनी कंट्रोल की जाती है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। बीबीसी, वेरी रिनाउंड नेम, ट्रू। ब्रॉडकास्टिंग। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी 2002 गोधरा राइट्स के ऊपर। 2002 गोधरा राइट्स से हम सब वाकिफ है। जिस दिन ये रिलीज हुई इसको हटवा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीबीसी की इंडिया की जो भी ऑफिसेज है उस पे इनकम टैक्स की रेड करवा दी। ट्रू। न्यूज क्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इट डिड अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट, जब किसान आंदोलन होता तब इसने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए थे क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी। उसके फाउंडर को यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया। यूएपीए इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आतंकवादियों के ऊपर लगता है, जर्नलिस्ट के ऊपर लगा दिया। तो इंडिया में आप बताइए कैसे फ्री प्रेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक आज तक का इंटरव्यू देख रहा था, व्हाट टाइप ऑफ जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स हैव वी फॉलोन टू। मैं एक आज तक का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू था, उसमें रिपोर्टर उसको पता है कैसे सवाल पूछता है, मोदी जी आप बटुआ रखते हो कि नहीं, मोदी जी आप आम खाते हो कि नहीं,
मोदी जी आप दिन में कितने घंटे सोते हो? मोदी जी आपके ब्रेकफास्ट में फेवरेट चीज क्या है? दिस इज द लेवल ऑफ जर्नलिज्म दैट वी फॉलन टू। चापलूसी, फ्लैटरी to the government in return for favors, probably money. Arnab Goswami. I don't want to take any names, but just see जो 8 p.m. टीवी डिबेट्स और वो सब होते हैं, वो सास बहू सीरियल से कम नहीं लगते. ट्रू। So a lot of things should be worked upon. अगर हम लोग इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स को जानते हैं या फिर समझते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश के नेबरिंग कंट्री को भी समझना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की, जहाँ अभी पॉलिटिकल अनबैलेंस चल रहा है। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे भारत पे? तो बांग्लादेश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर बन जाता है हमारा, क्योंकि बांग्लादेश छूता है पश्चिम बंगाल को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को। ट्रू। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जो शरणार्थी आ रहे थे पश्चिम बंगाल और सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उसके वजह से जो इश्यूज हो रहे थे, इसीलिए इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और फाइनली पूरा का पूरा वॉर हुआ जो इंडिया जीता। तो बांग्लादेश का जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अभी बांग्लादेश में जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट आवामी लीग जो शेख हसीना है उनकी जो रही है, वो प्रो इंडिया रही है। वो इंडिया को ज्यादा फेवर करती है, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करती है। पर अभी जो रिसेंट पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट सब हुआ, उसमें शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। यही नहीं, वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई। अभी क्योंकि वो भारत आ गई है, तो वहां पे अभी मोहम्मद यूनुस जो एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, ट्रू। उनकी सरकार अभी मतलब वो सरकार चला रहे। इट्स अ केयरटेकर गवर्नमेंट। अभी इश्यू ये है कि जो मोहम्मद यूनुस है, वो थोड़ा प्रो चाइना स्टैंड रखते हैं, और प्रो चाइना स्टैंड मतलब हमारे लिए खतरा। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से थोड़े टेंशन्स बढ़े हैं और हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मोहम्मद यूनुस ने अभी चाइना विजिट पे कुछ स्टेटमेंट दिया था, जिसके कारण भारत से जो बांग्लादेश को कुछ फ्री सर्विसेज मिल रही थी उसको बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? तो मोहम्मद यूनुस ने ये स्टेटमेंट दिया चाइना जाके कि दी नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है, आप इंडिया का मैप देखोगे तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो लैंड लॉक्ड रीजन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, फिर बांग्लादेश आता है और फिर इंडिया आता है। तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आपको बांग्लादेश होके जाना पड़ेगा। ट्रू। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने चाइना जाके बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज अ लैंड लॉक रीजन एंड वी आर द ओनली गार्डियंस ऑफ द ओशन एंड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो दिस इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और यही नहीं, जले पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि वी इनवाइट चाइना टू एस्टेब्लिश अ गेटवे टू ट्रेड एंड कॉमर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो चाइना को खुला आमंत्रण दे रहे कि आप आइए और यहाँ पे आके अपना बिजनेस करिए। सो दिस इज अ थ्रेट एंड अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, हम बांग्लादेश को, क्योंकि वो हमारे एक बहुत अच्छे नेबर है, सालों से रहे हैं, हमने उनको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफर की थी। व्हाट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इज बांग्लादेश कैन यूज इंडियन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन facilities to export their goods to third countries via India, right? Because Bangladesh does not have such a developed logistics network. अभी वो हमने वापस ले ली because Bangladesh is somewhere now aligning with China. So to counter that, or to sort of give a message to Bangladesh and China, we've stopped the transshipment facility which was available to the Bangladesh government. चाइना के राइस और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आज भारत का स्थान कहाँ पे है? चाइना का राइज, सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देश में 2 केंद्र बिंदु बने पावर के, यूएसएसआर, रशिया जिसको बोलते हैं, और यूएसए। मैं समझता हूँ अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें जो 2 पावर के केंद्र बिंदु बनेंगे वो होंगे चाइना और इंडिया। अभी चाइना हमसे बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हर क्षेत्र। ट्रू। But India is slowly picking up the pace because we have a demographic advantage over China. चाइना की जो 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड जो पॉलिसी थी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका यूथ पॉपुलेशन कम हो रहा है और हमारा बढ़ते ही हैं। ये हमारा यूथ पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। सो ओवर द टाइम हमको इसको कैपिटलाइज करना है। सारी विदेशी कंपनी चाइना प्लस 1 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अपनाने लगी है। एप्पल आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कर दिया है। ऑल द कंपनीज वांट कि पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन के एक देश में बस कॉन्सेंट्रेट ना हो, तो इंडिया को इसका फायदा उठाना है। सेकेंडली, मिलिट्री अलायंस,
इंडिया ने ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ पूरा एक बनाया है, ताकि साउथ चाइना सी और पूरे वर्ल्ड में जो एक तरह से चाइना डोमिनेशन अपना बढ़ा रहा है उसको काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस इंडिया लीड कर रही है। इंडिया ब्रिक्स, एशियान, G20, सार्क, बिम्स्टेक, ऐसे भी यूएन, ऐसे भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन में बहुत आगे रहकर लीड ले रहा है। तो इंडिया को एक एस्टैब्लिश करना है, जो इंडिया की जो इमेज है कि इट्स अ न्यूट्रल कंट्री, हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर कोई छेड़ते है तो उसको छोड़ते Sure, नहीं, true. तो ये जो इंडिया का एक न्यूट्रल और एक जो इमेज है, वो इमेज को आगे लेते हुए हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक सुपर पावर की तरह उभर कर आना है। एस जयशंकर जो अभी हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, क्या इनके आने से इंटरनल रिलेशंस में कुछ सुधार हुए हैं? एस जयशंकर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनके अंदर डिप्लोमेसी खून में, क्योंकि उनके पिता भी एक फॉरेन सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, के सुब्रमण्यम, अ वेरी रिनाउंड नेम। एस जयशंकर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे विदेश मंत्री होंगे जो पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं। वो चाइना के एम्बेसडर थे, अमेरिका के एम्बेसडर थे, फिर वो फॉरेन सेक्रेटरी बने, तो उन्होंने वो पूरा सफर तय किया और फिर जाके विदेश मंत्री बने। तो उनका ये कोर एक्सपर्टीज है। उनकी हिम्मत देखिए, यूरोप में जाकर वहां की कॉन्फ्रेंस में वो बोला है कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड यूरोप हैज टू स्टार्ट टेकिंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एज देयर प्रॉब्लम्स। इसमें इतनी हिम्मत थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी वेस्टर्न देशों के इशारों पे बनती थी। True. अभी उन्होंने खुला बोल दिया है कि इंडिया विल नॉट नेगोशिएट एट द गन पॉइंट। वी आर अ फ्री कंट्री। अगर हमें रशिया से तेल लेना है तो यू विल नॉट टेल अस कि वेदर वी शुड बाय इट और नॉट। तो ये एक तरह की ऑटोनॉमी, एक तरह का पावर जो एस जयशंकर अपने साथ लाता है, जो एक्सपीरियंस और नॉलेज वो अपने साथ लाते हैं, इट इज, आप देखिए 2020 में जब गालवान वैली में चाइना के साथ क्लैश हुए, या फिर अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, सारे ही कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया हैज हैड एन वेरी अपर हैंड, एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हुआ इन थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स में, बट इंडिया ने दोनों साइड से फायदा भी ले लिया। True. रशिया से चीप तेल लिया, चीप गैस लिया, सारे कंट्री सैंक्शन डाल रहे थे रशिया पर हमने सैंक्शंस नहीं डाले। हमने हमारे इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज रखा और किसी अदर वेस्टर्न एजेंडा या प्रोपेगेंडा को फॉलो नहीं किया। सो एस जयशंकर इज अ बून, आई कैन से, फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। कभी-कभी मालवी देश जैसे छोटे-छोटे देश लाइक हमको धमकी देते हैं या फिर आँख दिखाते हैं, ट्रू। इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मालदीव्स में क्या हुआ कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति थे, मोहम्मद मुजू, वो एक्चुअली प्रो चाइना स्टैंस रखते हैं। तो वो चाइना फर्स्ट, इंडिया आउट, उनकी ये थोड़ी आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से, जो भी रिसेंट पूरा हुआ था, मोदी जी लक्षद्वीप गए, फिर मालदीव्स के मंत्रियों ने मोदी जी के ऊपर रेसिस्ट और डेरोगेटरी कमेंट्स पास की, जिसकी वजह से बहुत बैकलैश भी हुआ था ट्विटर और इंटरनेट पे। ये कहीं ना कहीं इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस भी हमको दिखता है कि चाइना को जो पूरा इंडियन ओशन है और पूरा उसको जो नेवल अलायंस एक तरह से बिल्ड करना है, तो उसके लिए वो आप देख सकते हैं, एक चाइना की स्ट्रेटेजी है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स स्ट्रेटेजी। चाइना पूरा इंडिया के आसपास जो पोर्ट है, पाकिस्तान से के ग्वादर पोर्ट, अफ्रीका का जिबूटी पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पूरे ही बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट, वो सारे ही पोर्ट को चाइना कमर्शियलाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, खरीदता जा रहा है। इससे वो जो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, उसमें फ्यूचर में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो चाइना की नेवी को एक बेटर अपर हैंड मिले। इसके लिए चाइना ये सारे ही देश की गवर्नमेंट को डेट ट्रैप में डाल के, True. सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल करके, जैसे श्रीलंका को लोन दी थी इनिशियली चाइना ने, बट धीरे धीरे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को अक्वायर कर लिया, क्योंकि श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा के चाइना ने पूरा का पूरा पोर्ट अक्वायर कर लिया। सो दिस इज अ वेरी इविल स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, जो वो आगे बढ़ रहे। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ जाता है, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ जाता है। तो वी शुड बी केयरफुल ऑफ चाइनाज इंटेंशंस। भारत को अपने नेबर देशों से जैसे कि पाकिस्तान या फिर श्रीलंका से कौन से की डिप्लोमेटिक्स चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा? श्रीलंका के साथ हमारा एक बहुत ही लंबे समय से फिशिंग के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
क्योंकि जो पाक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और इंडिया के को जोड़ता है, जो बीच में जो समुंदर है, वहाँ पे श्रीलंकन मछुआरे भी फिशिंग करते हैं और इंडियन मछुआरे भी फिशिंग करते हैं। अभी इंडियन फिशरमैन जो मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो श्रीलंका में बैंड है, इसलिए इसकी वजह से बहुत डिस्प्यूट होता है। फिर ये भी एलिगेशन लगते हैं कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंका के वाटर्स को यूज़ कर रहे हैं, इधर से बोलते हैं कि आप हमारे वाटर्स को यूज़ कर रहे हो। श्रीलंका ने भी रिसेंटली 97 तमिलियन फिशरमैन को अरेस्ट भी कर लिया था। इसके कुछ साल पहले उन्होंने 2 को शूट ऑन द स्पॉट मार भी दिया था। तो ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत समय से तू-तू मैं-मैं होती रहती है। तमिल का तो इश्यू है, श्रीलंकन तमिल का, राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया ये पूरे इश्यू की वजह से, क्योंकि तमिल नाडु जो हमारा जो स्टेट है बहुत सिंपैथी रखता है, क्योंकि श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स है उनका बहुत परसिक्यूशन, उनके अगेंस्ट एथनिक वायलेंस होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन किया श्रीलंका में, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो सिन्हालीज लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया। तो ये एक इश्यू बहुत समय से है। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना के साथ तो इश्यू खत्म ही नहीं होते। अक्साई चीन का इश्यू है, अरुणाचल का इश्यू है, पीओके का इश्यू है। पर इससे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ा इश्यू है वो है ट्रेड वॉर को लेके। कहीं न कहीं चाइना हमको ट्रेड में डोमिनेट करने के लिए एक साइलेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। आप देखिए पीओके जो कंट्रोवर्शियल जो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ से चाइना रोड बना रहा है पाकिस्तान तक, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर ये बन जाएगा तो दिस विल गिव अ फ्री हैंड टू चाइना एज़ वेल एज़ पाकिस्तान, कि कल अगर कुछ डिस्प्यूट या वॉर होता है तो दे विल हैव ऑल द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अंडर देयर कंट्रोल इन द नॉर्थ। सो व्हाट आई बिलीव इज मिलिट्री टेररिज्म कम नहीं था कि अभी ये चाइना अलायंसेस भी बना रहा है हमारे अगेंस्ट, मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंसेस। तो या दिस आर अ फ्यू इश्यूज दैट वी आर फेसिंग विद देम। रसिया का भारत के साथ होना जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कितना इम्पोर्टेंट है? रशिया को मैं भारत का ओजी बेस्ट फ्रेंड कहूँगा, क्योंकि 1971 में वॉर के टाइम जब चाइना, यूएस सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, तब रशिया एक ही कंट्री था जो हमारे साथ खड़ा हुआ। रशिया ने हमेशा हमारा बचाव किया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हो, कश्मीर का इश्यू हो, उसने इंडिया को सपोर्ट भी किया है परमानेंट सीट यूएनएससी की दिलाने के लिए। रशिया हमारा मेजर ट्रेडिंग डिफेंस ट्रेडिंग पार्टनर है। 65% डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से लाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी दोनों की पार्टनरशिप में, फिर S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स है। हम तेल, क्रूड और गैस रशिया से, एनर्जी पार्टनर बहुत बड़ा है हमारा। न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में कुंडकम एक न्यूक्लियर प्लांट है, वो भी रशिया के साथ पार्टनरशिप और उनके असिस्टेंस से हमने खड़ा किया है। तो रशिया एक ऑल राउंडर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ-साथ हमारा एक मिलिट्री पार्टनर भी है, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है। बाकी सारे कंट्रीज़ का ना बहुत कंडीशनल रहा है। ओवर द टाइम्स, ओवर एज़ पॉलिसीज़ चेंज, ग्लोबल सिनेरियोज़ चेंज, कभी साथ देते, कभी नहीं देते। बट रशिया हैज़ कंसिस्टेंटली stayed with India, it stood for India. So and that is the reason why जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सब लोग रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, बट वी वर द ओनली कंट्री, वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जो रशिया का सिर्फ माल खरीद ही नहीं रहे थे, बट रशिया को दे भी रहे थे, बिल्कुल। जो उनको वेस्ट और सारे अमेरिकन कंट्रीज ने कट कर दिया सप्लाईज। सो मूविंग फर्दर इनटू रैपिड फायर राउंड, एक पॉलिटिशियन जिसे आप एडमायर करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी इरा की सबसे बेस्ट पॉलिसी जो आपको अभी तक अच्छी लगी? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ट्विटर डिबेट या लाइव टीवी डिबेट, व्हिच वन इज बेटर? ट्विटर डिबेट, क्योंकि लाइव टीवी डिबेट तो सास बहू सीरियल हो गया है। संसद में चाय या दाउस में कॉफी? संसद में चाय। क्यों? मोदी की चाय, कड़क चाय। अगर आप इंडिया में इंस्टेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो वो कौन सी होगी? रेड टेपिज्म एंड करप्शन। एनी बुक जो आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग को चेंज किया है? चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखी है। अगर आप डिबेटर नहीं होते तो आज क्या होते? सिविल सर्विसेज, यूपीएससी। वन एडवाइस टू यूथ हु वांट टू बी अ गुड लीडर? प्रश्न पूछो, उत्तर मांगो। अगर आपको इस कन्वर्सेशन से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो या फिर आपके ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से एक नए पॉडकास्ट में।